स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल जो है लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में से सोमवार के दिन इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है, यानी पेश करने की बात सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इस बिल को पेश करने से ठीक पहले जो है, जब बिल पेश हो गया और उसके बाद इसे पास करवाया गया, पास कराने से पहले गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्ष को जमकर जो है आप कह सकते हैं लताड़ लगाई गई थी। उन्होंने काफी कुछ जो है इस पर कहा था और आखिरकार लोकसभा में आम आदमी पार्टी को तब झटका लगा जब बीएसपी ने अपने कदम पीछे हटा लिए और उन्होंने इस वोटिंग को बॉयकॉट करने का फैसला लिया। और इसी के साथ वाईएसआरसीपी और आप कह सकते हैं कि बीजू जनता दल ने तो अपना समर्थन ही दिया था। अब टीडीपी ने भी इस बिल पर केंद्र सरकार को अपना समर्थन दे दिया और आंकड़ों के मुकाबले में केंद्र सरकार इस बिल को लोकसभा में पास करा दी गई। ऐसे में अब राज्यसभा में सोमवार को इसे लाया जाएगा। बिल पास होने के बाद लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। विपक्ष इस मामले को लेकर बेहद ज्यादा बौखलाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता तो कह ही रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस, एआईएमआईएम, तृणमूल कांग्रेस सभी जो इस बिल पर आम आदमी पार्टी का समर्थन दे रहे थे, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे, वो सभी इस पर अब रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं, जो स्पष्ट तौर पर उनकी बौखलाहट को जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने इसे लेकर लिखा कि जो दिल्ली का सेवा बिल है, ये जो पास हो गया है लोकसभा में, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला वक्त है। ये बीजेपी जिन्होंने एक वक्त में दिल्ली के स्टेटहुड को सपोर्ट किया था, उसके बाद उन्होंने यहाँ के लीडर्स को, यहाँ की जनता को धोखा दिया और इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स जो है सिटीजन्स के, वो उनसे छीन लिए और ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है इनका। और जहाँ पर इन्होंने जो है लोकतंत्र की तो आप कह सकते हैं भावना को ठेस पहुंचाया ही, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा राघव चड्ढा द्वारा कहा जा रहा है। राघव चड्ढा ने पहले भी इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था और क्या कुछ कहा था, यहाँ सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। एक तरफ हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया, दूसरी ओर लोकसभा में हमारे सांसद सुशील रिंकू को सस्पेंड कर दिया। आम आदमी पार्टी पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? आम आदमी पार्टी से ये क्या दुश्मनी निकालना चाहती है बीजेपी? क्यों बीजेपी हर छोटी चीज़ पर एक मोशन मूव कर मतदान कराकर हमारे पार्टी के सांसदों को सस्पेंड करना चाहती है? क्या ये आम आदमी पार्टी की आवाज़ नहीं सुनना चाहते? आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार चल रही है भारत देश में। लोग बेशुमार मोहब्बत करते हैं अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, वोट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गले लगाते हैं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में सारी दलों की, सारे नेताओं की बात सुनी जानी चाहिए, यही लोकतंत्र का असल मतलब है। लेकिन अगर आप लोकसभा और राज्यसभा से एक एक कर आम आदमी पार्टी के सांसदों को सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर देंगे, तो फिर ये सही मायने में लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये समझ में आ जाएगा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के विपरीत जाने वाले किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू की आवाज़ उठने नहीं देना चाहती। तो जैसे कि आपने सुना कि राघव चड्ढा पहले भी इस बिल को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रहे थे, पहले भी इस बिल के खिलाफ बोल रहे थे और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे अब बिल पास हो गया है तो इसलिए एक काला दिन ये बता रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। वहीं जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस बिल को लेकर चीजें कही गई थी, उस पर अरविंद केजरीवाल बौखलाए नजर आए। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट करके लिखा कि आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों का अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं था। इस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे, वो भी जानते हैं कि वो गलत है। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। आईएनडीआईए ऐसा कभी नहीं होने देगा। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट था जब गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये सारी चीजें कही जा रही थी, बोली जा रही थी और इसके बाद जब बिल पास हो गया तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने एक भी ट्वीट नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर सिर्फ एक और ट्वीट करके ये लिखा था कि जो दिल्ली है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद बीजेपी ने इसे लेकर वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर कुछ भी नहीं किया और इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। वही संजय सिंह के अंदर बेहद ज्यादा बौखलाहट मिली पूरे मॉनसून सत्र के लिए, जो है अपनी बयानबाजी के वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद संजय सिंह आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इस मामले पर टिप्पणी करते नजर आए। उनकी टिप्पणी जो है देखने के लिए मिली जहां पर उन्हें इसे फिर से असंवैधानिक बता दिया, असंवैधानिक उन्होंने करार दे दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो है एक तरह से जो चुनी हुई सरकार है उनके जितने राइट्स, उनके जो अधिकार है ये छीनने का प्रयास है। तो ये इनके
द्वारा कहा गया कि जो उनके अधिकार है ये छीनने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इसे लेकर आगे ये भी कहा कि ये जो है लोकतंत्र के खिलाफ है और ये जो बिल है ये सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बिल नहीं टिकने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में ये धराशायी हो जाएगा। इसके बाद उन्हें इस बात से भी तकलीफ थी कि इस बिल पर बात करने वाले एक और नेता जो है आम आदमी पार्टी के बहादुर सांसद उन्हें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें काले कानून में आवाज उठाई तो उन्हें निलंबित कर दिया गया, सड़क और सदन दोनों जगह जो है लड़ाई जारी रहेगी, इस तरीके से उनका बयान दिया गया है। तो वही दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे तो इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है, वो भी सब बिल को लेकर अपने तरफ से टिप्पणी करते नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, यहाँ सुनिए। तो बाहर हो गए लेकिन बिल पास हो गया। हाँ, तो उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है और हमने पहले ही कहा था कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिंपल बिल से आप संविधान का अमेंड नहीं कर सकते। ये बिल भारत के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमने कई बातें उसमें कही फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो इसलिए उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पहले जैसा इसके खिलाफ जजमेंट दिया, इस बार मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। अमित शाह रिप्लाई कर रहे थे तो उसमें कई जगह इंडिया अलायंस और जिन लोगों ने बिल का अपोज किया उसको टारगेट किया, आपका नाम भी लिया। हाँ ठीक है, नाम लेना चाहिए, हमारी अहमियत उनको नजर आ गई होगी इसलिए नाम लिया है। आपको लगता है कि वॉकआउट करना नहीं, वो देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। हम लोग बैठकर उस बिल की अपोज किए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इनके पास जो है मेजॉरिटी पहले से थी, मेजॉरिटी इनके पास थी, उनके पास वो आप कह सकते हैं कि आंकड़ा था और यहाँ पर जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है यानी अलोकतांत्रिक ये बिल था और ये बिल जो है इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी ये गए हैं और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर देखेगी, अपना राय रखेगी और हर पार्टी का अपना खुद का स्ट्रैटेजी होता है और हम वहां पर बैठे थे और हमने बिल को अपोज किया है। तो आप देखिए ये असदुद्दीन ओवैसी द्वारा इस मामले को लेकर कहा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के जो एमपी है मणिकम टेगोर वो भी इस मामले को लेकर बयान देते नजर आए। दरअसल इस जैसे ही बिल पास हुआ उसके बाद ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया था तो इस मामले को लेकर भी उनकी टिप्पणी नजर आई। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के एमपी मणिकम टेगोर, यहाँ सुनिए। Home Minister Amit Shah ji's fear against India alliance we can understand today. He was afraid and he was terrified also. Therefore, he was only speaking about politics rather than the bill. He was not at all answering the questions raised by the India alliance partners who had genuinely asked about the federal politics and the democratic institutions by which he is taking over the power of Delhi government. Therefore, he has not answered. We were not convinced about his answer. Therefore, all the India alliance walked out of the Lok Sabha proceedings when the reply we were not, when our leader Adhir Ranjan Chaudhary ji was not allowed to ask questions to Honorable Home Minister. Home Minister has been making political statements only. He has not been answering about the Delhi bill. Nehru ji and all other leaders, he is saying that he also cautioned the Congress party that Aam Aadmi party is with you for this bill only. Afterwards, they will not come. They will go out from the. Only Mr. Amit Shah is more worried and terrified about the India alliance. His whole worry is about the India alliance. His more worry is that we are able to work as a team. India team is working in the ground. After Patna and after Bangalore meeting, Mr. Amit Shah is terrified. That we can see it again and again. He was repeating that we were for Aam Aadmi Party will leave the alliance. We are very clear that all the India alliance partners are together, and the India alliance will defeat BJP and NDA and RSS in the 2024 elections, and we will defeat with a very good margin. That fear is only problem for Mr. Amit Shah. जैसा कि आपने सुना कि मणिकम टैगोर का कहना है कि हम समझ सकते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह को विपक्षी गठबंधन INDI से डर लगता है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, बिल के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो हमारे जो है गठबंधन द्वारा जो सवाल उठाए रहे थे उसका जवाब नहीं दे रहे थे, जो उनसे पूछा गया उसका जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने किसी भी जो उन्होंने जवाब दिया उससे हम बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हुए थे। उन्हें जो भी कहना था उन्होंने अपने हिसाब से कहा, हमारी बातें जो है नहीं सुनी गई। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस के MP जो है कल्याण बनर्जी, उनकी भी टिप्पणी सामने आई। जैसा कि हमने आपको कहा कि इस बिल में जो भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में थे वो सब इस मामले को लेकर बौखलाए हुए हैं। मेजॉरिटी इनके पास पहले से थी बीजेपी के पास और ये बात तय थी कि बिल पास हो जाएगा। अब राज्यसभा में से रोकने का प्लान ये बना रहे थे। अब ऐसे में क्या कुछ कहा है
आपको टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी ने, आप यहाँ सुनिए। Home Minister could not able to give any effective reply, and it appears from his speech itself that he is afraid of the alliance itself, India. He was talking something which is not acceptable. Therefore, we have worked out in this. तो जैसा कि आपने सुना कि कल्याण बनर्जी ने कहा है कि जो गृह मंत्री है उन्होंने कोई इफेक्टिव रिप्लाई दिया होता, उनका स्पीच जो है वो उनसे उनके डर को बताता है। उन्होंने किसी भी तरीके से जो चीजें कही वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्डिनेंस का कंट्रोल जो है इनके हाथ में था, ये हमें पहले भी पता था, यानी अध्यादेश का जो भविष्य है ये गृह मंत्री के हाथ में था, क्योंकि मेजोरिटी, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी जो है इनके पास थी और ये इन्हें भी पूरी तरीके से अंदाजा था। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस के नेता कार्ति पी चिदम्बरम जो है उनका भी बयान है। वो भी कह रहे हैं कि किसी भी बिल को ये पास करा सकते हैं लोकसभा में, क्योंकि इनके पास जो है मेजॉरिटी है, इनके पास सारे आप कह सकते हैं कि साधन है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। Amendments moved by our floor leader were not admitted, so we walked out. So, do you think that the response of the government side on the amendment? See, the point is this: the government has a brute majority; they can pass any law in the lower house, because whether it is constitutional, unconstitutional, logical or illogical, they can get away with anything. The numbers are on their side, but the people of India are watching. What they did today was completely anti-federal and colonial, giving power to an unelected officer who they will nominate, and giving a bureaucracy a far greater say than an elected chief minister. This has got nothing to do with who the particular chief minister is or which party is ruling. The point is, you are meddling in affairs where you should not meddle, and you are not doing anything in, say, when you have the powers to do something. Whereas in Manipur, you could have evoked 355 or 356 and intervened when there is ethnic violence is going on there, but you choose to do nothing. But in places where you do not have political capital, like in Kashmir and Jammu and Kashmir and in Delhi, where you do not have political capital, you are using tools to intervene into the administration there. State was demoted to become 3 union territories. Here you want to make sure that an elected government has absolutely no power, because you don't have political capital there. You are intervening, but where in places where you should intervene, you are not intervening. That's what I highlighted in my speech. तो आप देख सकते हैं कि इन्हें अंदाजा था पहले से कि मेजॉरिटी जो है वो है इनके पास और ये बिल जो है पास हो जाएगा। यही नहीं, इस मामले पर अगर आप कहेंगे कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान था, उनका भी ये कहना है कांग्रेस इस बिल को लेकर भली भांति अवगत थी कि ये बिल जो है इसे पास करा दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, कांग्रेस पार्टी जानती थी कि उनके पास संख्या नहीं है और ये बिल पारित होगा ही, और इसलिए इन्होंने वॉकआउट किया। और जहां तक अलायंस पार्टनर का विषय है, मैं ये भी सोचती हूं कि जब इनके समझ में आया होगा कि चाहे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे दिल्ली में सरकार चलाने का विषय हो, किस प्रकार से इन्होंने नियम कानून और संविधान का उल्लंघन किया है, ये बात भी इनको शायद समझ आई होगी। और इनको ये भी समझ आया होगा कि जो लोग 370 पेज का दावा करते थे शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ, आज उनके खिलाफ ही एक एक घोटाले में 3,500 हजार पेज जो है दस्तावेज मौजूद है। जो आम आदमी पार्टी के सांसद का व्यवहार रहा, जिस तरह से उन्होंने कागज फाड़ करके फेंका है, क्या कहना था? पूर्व में वो कांग्रेस के शायद नेता रहे हैं और अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता हैं, और यही इस प्रकार का जो व्यवहार है ये इनके सब एमएलए के भीतर है। कोई चीफ सेक्रेटरी को पकड़ के पीट देता है, कोई धमकाता है, झूठे मुकदमे कर देता है अफसरों के ऊपर, और बिना नियम कानून के। आप सोचिए, बिना टेंडर के तो इन्होंने पूरा शीश महल खड़ा कर दिया, टेंडर ही नहीं निकाला, और बिना एम्प्लॉयमेंट न्यूज कहीं कोई इश्तेहार दिए बिना 400 से ऊपर लोगों की भर्ती कर ली, 1-1, 1.5 लाख रुपया उनको तनख्वाहें बांट दी। तो ये तो अव्यवहारिक और गैर नियमित तरीके से काम करने वाले एनार्किस्ट लोग हैं जो सबके सामने हैं। तो आपको बता दें कि सिर्फ मीनाक्षी लेखी नहीं, इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया थी, चाहे शशि थरूर की हो या फिर अगर आप कहेंगे कि ऐसा मामले को लेकर अमित शाह के बयान को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने भी इस पर कहा था कि किस तरीके से अमित शाह ने विपक्ष को जो है आईना दिखाया है। क्या कुछ कहा इन्होंने, सुनिए जरा। मुझे लगता है जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में न केवल दिल्ली के बिल पर अपनी पूरी बात रखी और देश के सामने जो एक भ्रम की स्थिति पैदा की थी विपक्ष ने, उसको धराशाही किया है।
साथ ही साथ तथ्यों को देकर बताया है कि कैसे केंद्र सरकार का अधिकार नियम बनाने पर, कानून बनाने पर, दिल्ली एक केंद्रीय शासित राज्य भी है, उसके ऊपर है। और ये कानून भी उस समय पास हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ही गृह मंत्री थे। तो आपने देखा होगा एक तरह सन्नाटा छा गया विपक्ष में, पूरी तरह से सन्नाटा था। एक बात का भी उत्तर कोई विपक्ष में से नहीं दे पाया, क्योंकि जवाब नहीं था। सच एक बार फिर देश के सामने आया। जैसा कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, तो वही हुआ कि सत्य देश के सामने भी आया है और कानून बनाने का अधिकार कैसे भारत सरकार के पास है वो भी सामने आया है। और किस तरह से विपक्ष ने अपनी राजनीतिक और ओछे हथकंडों को लेकर सदन के 15 दिन खराब किए। जो लोग चुने जाते हैं सदन के अंदर बोलने के लिए, वो चर्चा से लगातार भागते रहे, क्योंकि ना उनके पास मणिपुर पर कोई जवाब था, ना दिल्ली के अधिनियम पर कोई जवाब था। तो अब देखिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर का भी कहना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया था, जहां पर उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वहीं एक पे बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने भी बयान दिया और उन्होंने ऑपोजिशन के वॉकआउट पर अपनी टिप्पणी की और कहा कि वो वहां रह के वोट डाल सकते थे, लेकिन रादर उन्होंने वॉकआउट करना चूज किया। तो रमेश बिदूड़ी और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये जो बिल लाया गया था, ये आज विपक्ष भी शर्मिंदा था। माननीय गृह मंत्री जी ने जब कहा कि यही समय है, सही समय है, और जब उनके कुकर्म सब बताए कि केजरीवाल साहब के हाउस में सदन चलाने से लेकर विजिलेंस अधिकारी का तबादला करना, शीश महल के घोटाले की फाइल को ध्यान में रखते हुए और निश्चित रूप से विजिलेंस अधिकारी को ही सबसे पहले तबादला करना, तो ये बिल दिल्ली वालों के हक में था। तो गृह मंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है। आज विपक्ष शर्मिंदगी में डूबा हुआ था और इसीलिए उनको फिर इस बिल में वोटिंग करने के लिए हिम्मत ही नहीं पड़ी कि आज देश देख रहा है कि तुम लोगों ने लगातार 9 बिलों पर चर्चा नहीं की। आप मणिपुर चिल्ला रहे थे, आज मणिपुर कहां चला गया? आज तुम्हारा मणिपुर के खिलाफ जो लोगों, मणिपुर के फेर में जो दर्द था वो कहां चला गया? इसलिए तुम ना मणिपुर के लिए थे, ना देश के लिए, ना अन्य बिलों के लिए थे। तुम्हारा गठबंधन केवल बना रहे, उस गठबंधन के लिए आप इतने स्तर तक गिर गए हो। अब पूरा देश देख रहा है, कम से कम इस बिल को आप अब समर्थन करें, जिससे लगे कि तुम्हारी इज्जत देश में बची रहे। तो पूरा विपक्ष उठकर एकदम चला गया और उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। चले वो अपनी खींच बिठाने के लिए केजरीवाल की नजरों में हमने बाइकाट कर दिया। अगर वो वास्तव में बिल का विरोध करते होते तो बिल का वोटिंग में नो कह के बात करते। उन्होंने बिल को समर्थन करते वक्त भी ये नहीं कहा हम इसका विरोध करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बिल सर्वसम्मति से ये पास हुआ है लोकसभा के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि रमेश बिदूड़ी ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर जो है विपक्ष के पास ऑप्शन था, वो भी रहकर जो है अपना वोट कास्ट कर सकते थे, लेकिन वो वॉकआउट करना उन्हें बेहतर लगा। वो वॉकआउट करके वहां से निकल गए। वही आपको बता दें कि जमकर जो बयानबाजी हो रही थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के एमपी सुशील कुमार रिंकू को जो है पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जैसे संजीव सिंह के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एमपी सुशील कुमार रिंकू के साथ हुआ। वहीं पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले में जमकर बयानबाजी की है। क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, जरा सुनिए। निर्वाचित सरकार को उनकी अधिकार हड़पने की मुद्दे थे। सरकार चाहे जो पार्टी की भी हो, निर्वाचित सरकार के अधिकारों हड़पना ये हमारे संविधान की खिलाफ है। इसी मुद्दे पे हम लोग जब सदन में बहस करते थे तो हमारे गृह मंत्री चुनावी मोड में आते हुए हमारे खिलाफ गाली गलौज करने लगे। हमें तो ये जब मौका आया था स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के मुताबिक कि होम मिनिस्टर की जवाब देने के बाद हमारी तरफ से रिप्लाई देने की ये व्यवस्था है हमारे। जब मैंने उठे जवाब देने के लिए, जब मैंने कहना चाहते थे और बोलना शुरू किया कि कम से कम आज की तारीख में ये उम्मीद थी कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर आप होम मिनिस्टर साहब आप शर्मिंदा हो, ये कम से कम आप स्वीकार करोगे सदन के अंदर। तुरंत हमारी बात को कहने की अधिकार छीन लिया गया। तो क्या करें हम लोग, विपक्ष है तो ये सदन में अगर हमारी बात रखने का मौका नहीं मिलते और एक तरफ चुनावी भाषण देते रहते, जहां जिस मुद्दे पे लेकर जिस विधेयक पे आज चर्चा होना चाहिए था, उस विधेयक से हटकर चुनावी भाषण देने लगे जब होम मिनिस्टर, तब हमें और सदन में रहना संगत नहीं लगे।
इसलिए हम वॉकआउट कर दिए। तो जैसा कि आपने सुना कि अधीर रंजन चौधरी जो है अभी भी इस बिल को अलोकतांत्रिक बता रही हैं। वो कह रही हैं कि ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है और ये चुनी हुई सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को छीनने का प्रयास है। जो सरकार, जो भी पार्टी पावर में रहती है वो इसी तरीके से काम करते हैं और उनका मामला छीन लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अमित शाह को मणिपुर मामले को लेकर शर्म आनी चाहिए और उन्हें इस मामले पर अपनी व्यू रखनी चाहिए थी, लेकिन होम मिनिस्टर जो है इलेक्शन की स्पीच की तरह उन्होंने स्पीच दिया और वो वहां से निकलते बने। तो इस तरीके से है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है आ रही है। नेता और मंत्री इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राघव चड्ढा केजरीवाल फोबिया बता रही हैं, तो और भी नेता जो है कर रहे हैं। बीजेपी के नेता एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आइडिया तो था कि मेजोरिटी लोकसभा में है हमारे पास और बिल पास हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बेवजह जो है समय बर्बाद किया। तो दूसरी तरफ अपोजिशन के नेता है, लीडर्स है, जो तरह तरह की इस पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस बिल के पास हो जाने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।